Assalamualaikum. Here is Dr. Rabi Yasmin Khusa. I hope you guys will be fine. So let's see what we have today in our subject lasers. So the contents of our lecture are active medium, amplification are absorption of photon, D'Alembert's law for attenuation of intensity, and at the last the conditions for amplification of light. So the first is active medium. Let's see what is active medium. The first point is all mediums are not suitable for laser. Why all medium are not suitable for laser? Because जो हमारे पास लेजर के लिए हम मटेरियल लेते हैं उसमें से कुछ एटम्स होते हैं जो कि लेजर को हासिल करने के लिए जो कंडीशंस हैं उनको अटेन कर सकते हैं. हर मटेरियल में ये खसूसियत नहीं होती कि वो लेजर प्रोड्यूस करने के लिए जो स्टेप्स होते हैं या जो कंडीशंस होती हैं उनको वो फुलफिल कर सकें. Therefore, a medium consists of different species of atom. उनमें से जो कुछ स्पीशीज ऑफ द एटम हैं वो उन कंडीशन को फुलफिल करेंगी तो हमें लेजर मिलेगी, और जो कुछ हैं वो उनको फुलफिल नहीं कर रही होती, वो किसी और पर्पज में इस्तेमाल हो जाती हैं. जैसे कि अगर हमारे पास हीट प्रोड्यूस हो जाए, लेजर से ऑफकोर्स हीट प्रोड्यूस होगी, तो उनको किस तरह से आइसोलेट करने के लिए हमें डिफरेंट मटेरियल इस्तेमाल करना होता है. तो ये लेजर किसी एक ही जो मटेरियल है वो सारे एक ही एटम पर मुश्तमिल नहीं होता, उसमें डिफरेंट एटम्स होते हैं और हर एटम अपना अपना किरदार अदा कर रहा होता है लेजर में. ओके, फ्रैक्शन ऑफ द एटम आर सूटेबल फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन. तो जो बेसिक लेजर को प्रोड्यूस करने के लिए जो स्टेप है वो कौन सा है? स्टिमुलेटेड एमिशन. अगर स्टिमुलेटेड एमिशन नहीं होगा तो लेजर कभी भी प्रोड्यूस नहीं होगी. तो ये जो स्टिमुलेटेड एमिशन है वो हर किस्म के मटेरियल में नहीं हो सकती. तो जो जो खास मटेरियल्स हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं में ही हो सकती है स्टिमुलेटेड एमिशन. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होती है और स्टिमुलेटेड एमिशन होने के लिए कौन कौन सी चीज़ होनी चाहिए. जो बेसिक चीज़ थी वो क्या थी? पॉपुलेशन इन्वर्जन. पॉपुलेशन इन्वर्जन होगी तो स्टिमुलेटेड एमिशन मिलेगी, अदरवाइज नहीं. ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. The atom which cause light amplification called active medium. So this is a straightforward definition of active medium. So the atom which cause light amplification called active medium. ये लाइट एम्पलीफिकेशन कब होगी? ऑफकोर्स जब हमारे पास स्टिमुलेटेड एमिशन होगी. जब स्टिमुलेटेड एमिशन शुरू हो जाती है तो ऑटोमेटिकली सारे एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन नीचे आना शुरू हो जाते हैं, तो जो आउटपुट होता है वो एम्पलीफाई हो जाता है. तो जो ऐसे एटम जो लाइट को एम्पलीफाई कर दें बाय द स्टिमुलेटेड एमिशन, और उनको हम क्या कहेंगे? एक्टिव मीडियम कहेंगे. रेस्ट ऑफ द मीडियम एक्ट एज होस्ट. जैसे कि यहाँ पे पहले बताया कि जो लेजर होता है उसके लिए हम जो मीडियम लेते हैं उसमें डिफरेंट स्पीशीज होती हैं. तो वो वाली स्पीशीज जो लाइट को एम्पलीफाई कर रही हैं वो कौन से होंगे? एक्टिव मीडियम होगा. और जो बाकी बचेगा जो लाइट को एम्पलीफाई नहीं कर रही लेकिन दूसरे रिस्पेक्ट से लेजर को हेल्पफुल है, उसको हम क्या कहेंगे? होस्ट कहेंगे. इसको भी हम लेटर देखेंगे ये होस्ट किस तरह से हेल्प करता है, स्पेशली पंपिंग में और दूसरा इफेक्ट है. Okay, the active medium has metastable state of the lifetime of about 10 to the power minus 6 to 10 to the power 3. Of course, ये stimulated emission और amplification of light उस वक्त तक हासिल नहीं होगी जब तक हमारे पास metastable state नहीं होगी. और ये metastable state क्यों जरूरी है? पॉपुलेशन इन्वर्जन को अटेन करने के लिए. पॉपुलेशन इन्वर्जन जब तक हासिल नहीं होगी तब तक ना तो स्टिमुलेटेड एमिशन होगा और ना ही लाइट एम्पलीफाई होगी. ओके, द एक्टिव मीडियम इज आल्सो नोन एज ऑप्टिकल एम्पलीफायर. क्योंकि ये लाइट को एम्पलीफाई करता है तो इसी वजह से इसको ऑप्टिकल एम्पलीफायर भी कहते हैं. Here is amplification or absorption of photon. So here we will discuss the destiny of photon. तो आइदर तो ये फोटान
एब्जॉर्ब होगा या एम्पलीफाई होगा, या ये किस तरह से होता है? अच्छा, अब ये फोटॉन कौन सा है? ये फोटॉन किसी भी किस्म का हो सकता है। ये फोटॉन जो इंसिडेंट फोटॉन है वो हो सकता है, या ये स्पॉन्टेनियस एमिशन वाला फोटॉन हो सकता है, और या तो फिर ये स्पॉन्टेनियस एमिशन वाला फोटॉन हो सकता है। ये जो फोटॉन है ये या तो मज़ीद एम्पलीफाई होगा या फिर ये एब्जॉर्ब हो जाता है। ये किस तरह से होता है, कौन सी कंडीशन है? हम जो चाहते हैं, हम लेज़र चाहते हैं, और लेज़र के लिए वी वांट दिस एम्पलीफिकेशन। ओके, अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था एक्टिव मीडियम। एक्टिव मीडियम में ये था कि एक्टिव मीडियम से हमें स्टिमुलेटेड एमिशन से हमें फोटॉन मिल गया, और पॉपुलेशन इन्वर्जन भी हो गई, और फोटॉन मिल गया, और लेज़र लाइट प्रोड्यूस हो गई। लेकिन हमारे पास जो लेज़र है, वो जो मीडियम है, दैट मीडियम इज कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, और उसमें एक्टिव भी है और दूसरा होस्ट स्पीशीज भी है। अब ये जो फोटॉन बाहर निकल रहा होता है, तो ये डायरेक्टली जब बाहर निकलेगा तो ये कम अमाउंट में होता है। और इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था ऑप्टिकल रेजोनेटर। तो ऑप्टिकल रेजोनेटर में हमने क्या किया था, जो दो मिरर लेते हैं और उन दो मिरर के बीच में जो फोटॉन है, stimulated emission photon, it moves back and forth and it cause further stimulated emission as well. So जो ये बैक एंड फोर्थ मूव करते हुए ये डिफरेंट एब्जॉर्ब भी हो सकता है। होस्ट मटेरियल में हो सकता है, ये कि दूसरे तरीके से एब्जॉर्ब हो सकता है, और इवन व्हेन इट गेट रिफ्लेक्ट एंड बैक, तो रिफ्लेक्शन की वजह से भी ये लॉस हो सकता है। तो अब हमें ये डिसाइड करना है, ये फोटॉन जो है वो उसकी डेस्टिनी एम्पलीफिकेशन होनी चाहिए, एब्जॉर्प्शन नहीं होनी चाहिए फॉर लेजर लाइट। तो सॉरी, तो ये क्या होता है, a beam of light propagates through a medium, either get absorbed or produce more photon by stimulated emission. तो अगर stimulated emission हो जाएगी तो ज़्यादा फोटॉन प्रोड्यूस हो जाएंगे, अगर स्टिमुलेटेड एमिशन नहीं हो पाएगी उसकी, तो या वो किसी और मटेरियल में जो निकलता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है फोटॉन, तो फिर ये क्या है, हमारे लिए ये अच्छा नहीं है। तो इसीलिए द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट रिड्यूसेस इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन, और इस सूरत में हमारे पास क्या होगा, गेन विल बी लेस देन लॉस। लाइट जो लेजर से अमिट हुई थी, हम ये चाहते हैं कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा मज़ीद अमिट होती जाए और एम्पलीफाई हो जाए। जब ये मज़ीद एम्पलीफाई हो जाएगी तो इसका मतलब है हमारा जो गेन है वो गेन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बट मोस्टली गेन इंक्रीज होने की बजाय लॉस की तरफ चला जाता है, और वो लॉस इस वजह से होता है क्योंकि लाइट at some point gets absorbed. Therefore, the gain is less than loss, and we would not like to have that condition. So the next is intensity of the light enhanced in case of stimulated transition or amplification. जब stimulated transition होगी तो ही amplification हमें मिलेगी, otherwise नहीं मिलती। तो इस सूरत में हमारा जो गेन है वो इंक्रीज हो जाता है लॉस से, and this is the thing we needed for laser. तो अब हम मजीद देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन किस तरह से होगी, एम्पलीफिकेशन कैसे होगी। चलें चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। लेट्स फर्स्ट डिस्कस द लॉस ऑफ फोटॉन, एंड दिस लॉस ऑफ फोटॉन वी कैन explain very well with the Beer-Lambert law. So what is Beer-Lambert law? It is the intensity of the light decreases exponentially with distance when it passes through the medium. So what is intensity? The first point is, what is intensity? The intensity of the light is number of photons passing through the medium per unit area per unit time. And this intensity I can explain you with this figure. इस फिगर में हमारे पास एक एरिया है, ओके। इस एरिया में से जितने नंबर ऑफ फोटॉन गुजरते हैं यूनिट टाइम में, एक सेकंड में, ओके, एक सेकंड में जितने नंबर ऑफ फोटॉन इस एरिया में से, यूनिट एरिया में से गुजरते हैं,
उसको हम क्या कहेंगे, इंटेंसिटी। और हमारे पास जो लेज़र लाइट होती है उसको हम सिंपल नंबर ऑफ फोटॉन्स कहने की वजह से, या फोटॉन इंक्रीज हो गए, तो हम उसके लिए प्रॉपर वर्ड इंटेंसिटी यूज कर सकते हैं। इंटेंसिटी इंक्रीज हुई या इंटेंसिटी डिक्रीज हुई, तो इधर हम पढ़ने लगे हैं इंटेंसिटी डिक्रीज। तो इंटेंसिटी डिक्रीज क्या है कि वो लैम्बडा बताता है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीज एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियल बिहेवियर वो होता है जो अब्रप्ट डिक्रीज हो। तो इस ऐसा मटेरियल जिसमें से लाइट का डिक्रीज एक्सपोनेंशियल हो विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, और ये लियर लैम्बर्ट लॉ के मुताबिक जो भी लाइट किसी मीडियम में से गुजरती है तो उसकी इंटेंसिटी अब्रप्टली डिक्रीज होती है। ठीक है, और ये इंटेंसिटी डिक्रीज क्या सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन की वजह से होगी? Does intensity decrease only because of absorption? No, this cannot be only because of absorption. जब भी लाइट किसी मीडियम में से गुजर रही होती है वो एब्जॉर्प्शन के अलावा डिफरेंट इफेक्ट्स को भी फेस कर रही होती है। वो क्या हो सकते हैं? एब्जॉर्ब के अलावा वो स्कैटर भी हो सकता है, और रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, और ट्रांसमिशन भी हो सकती है। तो जो भी लाइट किसी मीडियम में से गुजर रही होती है वो डिफरेंट उस पर इफेक्ट्स होते हैं। वो स्कैटर भी होती है, रिफ्लेक्ट भी होती है, और एब्जॉर्ब भी हो सकती है। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से इंटेंसिटी ऑफ द लाइट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद डिस्टेंस। ओके, ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम इसको नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं आगे क्या है। So we have a proof over here. हमने वो पहले जस्ट बाय वर्डिंग बताया कि बीयर लैम्बर्ट के मुताबिक वो एक्सपोनेंशियली यानी कि रैपिडली डिक्रीज होती है। अब हम इसको प्रूव करते हैं बाकी ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है या नहीं होती। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये फिगर है। ये फिगर क्या बताती है कि हमारे पास एक लाइट आई और वो इस मीडियम में से गुजरी, और ये जो मीडियम है उसकी थिकनेस कितनी है, ds। तो ये जो लाइट है इस लाइट की ये इनिशियल इंटेंसिटी है आई, और इसमें पास होने के बाद उसकी जो इंटेंसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है कितना, ds। इसलिए यहाँ पर हमने दिया है आई माइनस ds। तो ds इंटेंसिटी का लॉस हुआ है इस थिकनेस dx में से गुजरने के बाद। तो इनिशियल इंटेंसिटी और फाइनल इंटेंसिटी में डिफरेंस है, और वो डिफरेंस कितने का है, dl का डिफरेंस है, और इसका डिफरेंस नेगेटिव में है। तो इस वजह से ये क्या है, इंटेंसिटी का लॉस हो गया है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन कंसीडर करें कि जब ये लाइट यहाँ से यहाँ पे गई तो इसमें जो लॉस आया वो लॉस किसकी वजह से, एब्जॉर्प्शन की वजह से है। तो तब क्या करेंगे, द एब्जॉर्ब इंटेंसिटी इट विल प्रोपोर्शनल टू incident intensity and the thickness of medium. Okay, and when we remove this proportionality then we will get this equal sign, और ये हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा, and we all know that when we remove the proportionality we always get equal sign and the constant one. तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी यहाँ पे नेगेटिव का साइन आया है, नेगेटिव का मतलब ये है कि इंटेंसिटी रिड्यूस हुई है, और ये जो है कांस्टेंट लगाया है अल्फा और इसके साथ ए लगाया है, तो ये क्या है, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है। और ए किस वजह से, क्योंकि हमने ये कंसीडर किया है कि ये जो लाइट है ये क्या हुई है, एब्जॉर्ब हुई है और इसकी इंटेंसिटी रिड्यूस हुई है, तो इस वजह से कांस्टेंट के साथ एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट लगाया है। नेक्स्ट क्या किया है कि जो इंटेंसिटी वाली टर्म्स है वो एक साइड पे और दूसरी साइड पे हमारे पास सिंपल dx है। दीज आर द जस्ट सिंपल स्टेप्स। Oh, it's repeated again and again. Sorry for that. Okay, what they did next? यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि इंटीग्रल ले लिया है। इंटीग्रल because we want to calculate the final intensity, what happened to it? इंटीग्रल लेने से ये आपको पता है this is change of intensity with respect to initial intensity। तो ये क्या आएगा, इसका इंटीग्रल नेचुरल लॉग आएगा, और इसका डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रल x
और हमारे पास क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो ये अब हमारे पास इसे कंसीडर कर लें, तो ये नंबर 1 है और इसमें हमारे पास ये क्या है, कांस्टेंट है और हमें इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हाउ वी विल फाइंड आउट, इसके लिए हमें कोई कंडीशन फॉलो करनी होगी और जो बेस्ट कंडीशन जो हम फॉलो कर सकते हैं वो ये है कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करें वो 0 है, यानी कि हमारा जो बॉडी था वो बिल्कुल शुरू के पॉइंट पे था। जब डिस्प्लेसमेंट यानी कि अभी वो उससे गुजरा था, गुजरने ही लगा था, तो तब क्या होगी, इंटेंसिटी क्या होगी, वो इंटेंसिटी होगी जो हमारी इनिशियल इंटेंसिटी थी। ठीक है, जब इसमें से गुजरेंगे तो इंटेंसिटी क्या होगी, इनिशियल इंटेंसिटी होगी ये वाली। तो उसके इनिशियल इंटेंसिटी को उसने लिया है I इज इक्वल टू आई डॉट। तो तब भी क्या होगा, अगर हम इस कंडीशन को फॉलो करें तो x की वैल्यू क्या है, 0 है और I की जगह पे हम क्या लिखेंगे, आई डॉट। तो इसी वजह से इन्होंने इस इक्वेशन नंबर 1 पे x की जगह पे 0 कर दिया और I की जगह पे आई डॉट। ये इनिशियल इंटेंसिटी है, ये 0 है, तो all the term will become 0, then we will get this one, natural I naught is equal to constant. So we have got this value of constant. Now I can put that value into equation number 1. So we got this equation number 1 like that after putting all the values. If you will little bit further solve it, if you bring this over there and then you take the exponential, when you turn this natural log, then you will get this exponential thing. So after a little bit doing steps over here, you will get this final result. And if you think you can do that, it's so easy. Okay, then this is intensity, and this is initial intensity, and this is exponential, and the exponential is in a negative term, and this is proportionality constant of absorption, and this is displacement. और अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो ये इक्वेशन बिल्कुल वही चीज़ बता रही है कि जो इंटेंसिटी है, जो आउटपुट इंटेंसिटी है, वो क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल के, और वो डिक्रीज कितना हो गया, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज आया और ये नेगेटिव साइन है। ठीक, और यहाँ पे ये है कि हमारा जो डिस्टेंस है, सॉरी जो मीडियम है, उसमें जितना ज़्यादा वो फासला तय करता जाएगा उतना ही ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, रिड्यूस होती जाएगी। जितना ज़्यादा थिक होगा उतनी ही ज़्यादा इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि उसमें जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि हमारी जो लाइट है वो क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। अगर लाइट एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगी तो इसमें इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी। सही है, तो इंटेंसिटी का जो हमारा फोटोन है उसका लॉस होने की एक प्रोबेबिलिटी है, वो क्या है, एब्जॉर्प्शन भी है। जब एब्जॉर्प्शन होगी तो क्या होगी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिड्यूस हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट, तो ये वही दोबारा हमारे पास इक्वेशन है। So this is attenuation of light intensity due to absorption. So this is for absorption case. अगर हमारे पास absorption के अलावा मीडियम में जो फोटॉन है वो एब्जॉर्ब होने के अलावा अगर वो स्कैटर हो जाए तो तब वो क्या होगा, तो एग्जैक्टली सेम इक्वेशन, जस्ट इसका कोफिशिएंट चेंज हो जाएगा स्कैटरिंग का। ठीक है, और ये कंडीशन डिस्प्लेसमेंट की वैसे ही रहेगी कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, जितना ज़्यादा थिक मटेरियल होगा, उसमें स्कैटरिंग के चांसेस उतने ज़्यादा होते जाएंगे। जब चांसेस ज़्यादा होंगे तो इंटेंसिटी क्या होगी, उतना ज़्यादा लॉस होगा, तो आउटपुट पर हमें उतनी इंटेंसिटी नहीं मिलेगी जितना हमें चाहिए। तो अगर हमारे पास एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग दोनों एक साथ हो रही हों तो तब क्या होगा, जस्ट एड these two equations, we will get that one. So this is the attenuation of light density due to absorption and scattering. Okay, the other is attenuation of intensity due to reflection of light. हम ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ऑप्टिकल रेजोनेटर। ऑप्टिकल रेजोनेटर में हमारे पास क्या है, मिरर्स हैं, और मिरर से भी हमारी लाइट क्या हो रही है,
रिफ्लेक्ट बैक हो रही है तो उसमें भी इंटेंसिटी का लॉस हो सकता है। ठीक है, और वो किस तरह से लॉस होगा वो हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें हमारी नेक्स्ट उसमें इस्तेमाल होनी है। इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इस फिगर की मदद से। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये एक मीडियम है, ठीक है, और ये 2 लेयर्ड मीडियम है। उसकी ये फर्स्ट लेयर है और ये उसकी दूसरी लेयर है। ठीक है, हमारे पास एक लाइट आई और उसकी इंटेंसिटी आई नॉट थी और वो इस मीडियम से टकराई और इस मीडियम से टकराने के बाद क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक हो गई। तो ये जो लाइट आ रही है उसके रिफ्लेक्ट होने की 2 प्रोबेबिलिटीज हैं, एक फर्स्ट लेयर पर रिफ्लेक्ट होने की और दूसरी लेयर पर रिफ्लेक्ट होगी। और इस रिफ्लेक्ट होने के बाद ही हमें जो फाइनल है वो यहाँ पे आके मिलेगी, राइट। और दूसरा, जब ये इस मीडियम से गुजर रहा है तो इसमें एब्जॉर्ब भी हो सकता है। ठीक है, तो इस जो मीडियम है उसके अंदर एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग की प्रोबेबिलिटी है और उसकी जो एज है, एज पर रिफ्लेक्शन की प्रोबेबिलिटी है। चलिए इसको मैथमेटिकली देखते हैं। या सो attenuation of intensity due to reflection of light। हमारे पास जो अगर हम इसको देखें अगेन इस फिगर को, तो उसके बाद हम इनको सॉल्व कर सकते हैं कि हमारे पास जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी क्या है, आई नॉट। ठीक है, वो इस सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है और हमारे पास रिफ्लेक्ट होने के बाद जो इंटेंसिटी मिलती है वो क्या है, I2। सही है, तो ये जो I2 रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी है ये डिपेंड करती है जो लाइट आ रही है वो उसकी इंटेंसिटी कितनी थी। सही है, तो इसलिए हम जो रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी है दिस I2 वी कैन फाइंड आउट वो किसके प्रोपोर्शनल है, इंसिडेंट लाइट के। और यहाँ पे R क्या है, ये रिफ्लेक्टिव कांस्टेंट है और इस मिरर का कि ये इस मिरर में कितनी खसूसियत है, तो वो कितना हद तक किसी को रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो ये R क्या है, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है। तो जब भी कोई लाइट किसी मटेरियल पर पड़ेगी और वहाँ से रिफ्लेक्ट हो तो वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ दैट मटेरियल एंड द नेक्स्ट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। Therefore, we get I2 is equal to I naught R. Next ये है कि the absorbed intensity in the medium is given as। अब ये जो लाइट यहाँ से आई थी ये रिफ्लेक्ट हो गई, इस रिफ्लेक्ट का हमने देख लिया I2। अब यहाँ से जो बची थी वो अंदर गई है। अब यहाँ पे अंदर जो गई है it has probability of much more probability of absorption। तो इसी वजह से अब हम देखते हैं ये जो एब्जॉर्प्शन की जो जिस लाइट इंटेंसिटी में प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, I1 है। तो I1 इज इक्वल टू I0 माइनस I2। वाई I0 माइनस I2, बिकॉज अब यहाँ पे जो इंटेंसिटी आ रही है वो एक्चुअल इंटेंसिटी में से रिफ्लेक्टेड को माइनस करके ही इधर आ रही है। तो इसी वजह से ये जो I1 होगा वो क्या होगा, ओरिजिनल में से माइनस रिफ्लेक्टेड को माइनस करना होगा। और ये जो I2 है इसकी ऑलरेडी वैल्यू हमें पता है, ये I0 R है। तो ये अगर हम इसमें से कॉमन लें तो ये हमें मिलता है। अब यहाँ तक जो लाइट आ गई है उसकी इंटेंसिटी हम इस इक्वेशन की मदद तक मालूम कर सकते हैं। सिर्फ ये मैथमेटिकल फॉर्म नहीं है, आपको पता है कि किस तरह से किसको माइनस करना है, किसको क्यों करना है और इसके पीछे रीजन क्या है और इसकी फिजिक्स क्या है। ठीक है, अगर आपको इसकी समझ ना आए तो आप काइंडली मुझसे पूछ सकते हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अब क्या है कि जो लाइट यहाँ तक पहुँच गई है, अब उसने बाहर को निकलना है, तो बाहर से निकलने से पहले उसकी फर्दर प्रोबेबिलिटी है कि वो यहाँ से भी क्या हो, रिफ्लेक्ट बैक हो। तो यहाँ से जो रिफ्लेक्ट होगी अब रिफ्लेक्ट हो जाएगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारे पास एंड में आउटपुट मिलेगा। और ये जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, आउटपुट के लिए ये लाइट क्या है, इंसिडेंट लाइट है और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइट है। उसके बाद यहाँ पे मिलेगा। तो इसी वजह से नाउ द लाइट इज पार्शियली रिफ्लेक्टेड
At the second interface, the radiant intensity I is given. So the radiant intensity, the one that we get at the end. So the at the end जो हमें लाइट मिल रही है वो क्या होगी, I1 minus I3. यहाँ ये वाली आ रही थी और इसमें से इसका लॉस हुआ है, तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, I1 minus I3. ठीक है, और I1 तो ये एब्जॉर्प्शन वाली थी, एब्जॉर्प्शन से जो बाकी बची वो वाली थी, और I3 क्या रिफ्लेक्टेड वाली है, तो I3 रिफ्लेक्टेड बिल्कुल वैसे ही रूल अप्लाई होगा जैसे हमारे पास I2 पर रूल हुआ है, और वो क्या है, जो इंसिडेंट लाइट है उस पर डिपेंड करती है, और वो जो मीडियम है उसकी रिफ्लेक्टिविटी पर डिपेंड करती है, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट पर। तो इस वजह से I3 की जगह हम लिखेंगे I1 R, और इसके लिए इस मीडियम में जो इंसिडेंट थी वो क्या थी, I1 थी। Now we can take a common I1, we will reflect like this. So where I3 is equal to I1R, intensity of reflected beam. So put the equation number 3 and in equation number 1. You can put this equation number 3. Here we have I1, so this is also I1, so we can put this value over here. तो आपको ये वाली इक्वेशन यहाँ पे मिलेगी, इसमें से 1 माइनस आर आपने जस्ट बाहर ले लिया एंड देन यू विल गेट दिस स्टफ ओवर हियर। अच्छा, अब ये जो फॉर्म है ये हमें मिली है इंटेंसिटी का लॉस ड्यू टू रिफ्लेक्शन, सही है। पहले हमने देखा था इंटेंसिटी लॉस विद रिस्पेक्ट टू absorption and then with scattering, and this is for reflection. अगर जो हमारी इंटेंसिटी है उसको सारे इस मीडियम में इन सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद लास्ट वाले देखें तो उसमें हमारे पास सारे के सारे इफेक्ट ऐड अप होंगे, रिफ्लेक्शन भी ऐड रिफ्लेक्शन भी ऐड होगा, स्कैटरिंग भी होगी और एब्जॉर्प्शन भी होगी। तो इस वजह से एंड जो हमें फाइनल वेलोसिटी मिलेगी, इंटेंसिटी मिलेगी, वो क्या होगी, वो इन सब का कॉम्बिनेशन होगा। ये है रिफ्लेक्शन के लिए, दिस इज फॉर एब्जॉर्प्शन एंड दिस इज फॉर स्कैटरिंग। ओके, सो वी गॉट द फाइनल इंटेंसिटी लॉस या either intensity attenuation after all the steps। ये तो हमने देखा था, हमारे पास सिर्फ ऐसा लेयर है जिसके दो इस तरह से बाउंड्रीज हैं जहाँ पे रिफ्लेक्शन होने के चांसेस हैं। अगर हमारे पास इस तरह का मटेरियल हो कि उसमें काफ़ी ज़्यादा लेयर्स हों, जब लेयर्स होंगी तो हर एक लेयर पर रिफ्लेक्शन के चांसेस हैं, तो उसमें हमारे पास क्या करेंगे कि हमारी टर्म चेंज हो जाएगी इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास स्केयर के साथ के लगाया, ये के उनके लिए है जब हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ लेयर्स होंगी, एक होगी तो एक लगेगा, दो लेयर होगी तो दो लगेगा, तीन, इसी तरह से ये इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो ये हमने अभी देखा कि हमारी जो फोटॉन है उसकी इंटेंसिटी लॉस कैसे हो सकती है और किन स्टेप्स की बुनियाद पर हो सकती है, क्या। So here we have conditions for amplification of light. तो इस स्लाइड पे हम देखेंगे कि कौन कौन सी कंडीशन है जिनसे हम लाइट को एम्पलीफाई कर सकते हैं और कहाँ पे वो लाइट एम्पलीफाई नहीं होगी। बेसिकली हमें लेज़र लाइट को हासिल करने के लिए एम्पलीफिकेशन ऑफ लाइट चाहिए, ठीक है। और हमने पढ़ा था एम्पलीफिकेशन ऑफ लाइट कैसे होता है, वो हम हासिल करते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन से। ओके, लेट्स सी व्हाट वी हैव ओवर हियर। यहाँ पे हमारे पास है दिस शोज दैट, ये दोबारा वही वाली इक्वेशन है, इसमें क्या है, इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है जब वो हमारी लाइट किसी मीडियम में से गुजरती है। ये कैसे डिक्रीज होगी, अगर हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट है उसमें अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो विद रिस्पेक्ट टू अपर एनर्जी लेवल के, तो जो भी फोटॉन आएगा उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो उस मीडियम में क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। तो इसी वजह से यहाँ पे जो हमारी इंटेंसिटी की इक्वेशन है इसमें हमारा जो ए है, ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, इसकी जो वैल्यू होती है ये पॉजिटिव होगी इस कंडीशन में, जब
पॉपुलेशन ग्राउंड स्टेट पर ज़्यादा हो तो तब ए की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ए की वैल्यू जब पॉजिटिव होगी तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या है, इंटेंसिटी क्या होगी, रिड्यूस होगी। ठीक है, जैसे ही बॉडी मीडियम में से गुजरेगा। लेकिन अगर हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो अपर लेवल पे ज़्यादा हो बजाय ग्राउंड लेवल के, तो तब क्या होगा कि ये जो ए की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। और इसी सूरत में हमें क्या मिलती है, पॉपुलेशन इन्वर्जन मिलती है। जब पॉपुलेशन इन्वर्जन मिलेगी तो इसका मतलब है स्टिमुलेटेड एमिशन होगा, बजाय इसके कि हमारा जो फोटॉन है वो क्या हो, एब्जॉर्ब हो जाए। इसीलिए अब ये जो इक्वेशन है ये टर्न हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि जो ए की वैल्यू है वो क्या है, नेगेटिव में है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और जब ये प्लस साइन होगा तो इसका मतलब है जो फाइनल इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी बनिस्बत इनिशियल इंटेंसिटी के। तो इसी वजह इसको, ये जो पॉजिटिव टर्म है इसको गैमा हम लिख सकते हैं, और इस गैमा को कहते हैं गेन कोफिशिएंट पर यूनिट लेंथ। और हमें ये गेन चाहिए गैमा वैल्यू, और ये हमें गेन पॉजिटिव में चाहिए हम लेजर लाइट को हासिल करने के लिए। और अगर ये चीज़, ये वाली जो टर्म है ये पॉजिटिव कब आएगी, अगर ये अल्फा की वैल्यू क्या हो जाए, नेगेटिव हो। और ये नेगेटिव किस सूरत में होती है, जब हमारे पास पॉपुलेशन इन्वर्जन होती है। ठीक है, क्या ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर है? अगर नहीं है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, गेन कोफिशिएंट। अब ये जो गामा की वैल्यू अभी पीछे मैंने दिखाई थी, इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है इस चीज़ पे डिपेंड करती है। यहाँ पे हमारे पास ये है डेल एम, ये हमारे पास था स्पॉन्टेनियस एमिशन का था, ये स्पीड ऑफ लाइट, और यहाँ पे एनर्जी ऑफ द फोटॉन है। तो ये जो गामा की वैल्यू है और या ये जो अल्फा की वैल्यू है वो नेगेटिव किस तरह से होगी, तो ये हमारा इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसको हम डिटेल में अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ये वैल्यू किस तरह से आती है, जहाँ पे आप लोगों को जस्ट मैं थोड़ा सा बताने लगी हूँ, लेकिन इसको कैलकुलेट कैसे करना है ये हम बाद में देखेंगे। तो ये जो गामा की वैल्यू है ये सारी की सारी डिपेंड कर रही है, अगर सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन इन्वर्जन इस डेल एन को देखें तो ये जो डेल एन है ये क्या है, चेंज इन पॉपुलेशन ऑफ अपर एनर्जी लेवल माइनस लोअर एनर्जी लेवल, पॉपुलेशन ऑफ लोअर एनर्जी लेवल। और ये जो डेल की वैल्यू हमें मैक्सिमम या बड़ी वैल्यू तभी मिलेगी जब पॉपुलेशन n2 की ज़्यादा हो। और जब ये पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो हमारे पास क्या होगा, उस लेवल पर पॉपुलेशन इन्वर्जन अटेन होगी। और जैसे ही पॉपुलेशन इन्वर्जन अटेन होगी तो इसका मतलब है स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस होगा। और हम भी यही चाहते हैं कि हमें स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस मिले, और स्टिमुलेटेड एमिशन के बाद भी जो हमारा फोटॉन प्रोड्यूस हो वो कहीं पे भी लॉस उसका ना हो, वो कहीं पे अब्सॉर्ब ना हो, ताकि हमारा जो गेन है वो ज़्यादा से ज़्यादा रह जाए। सही है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। So I think the things will be clear to you guys. If you still have any difficulty in understanding this gain and the loss and absorption and amplification of the photon, you can contact me. Okay, take care. See you. Allah Hafiz.